नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। बुधवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में मातृभाषा हिंदी दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं वाइस चांसलर प्रोफेसर R.K. मित्तल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को कहा कि भारतीय संस्कृति व हमारी मातृभाषा हिंदी की कोई भी भाषा बराबरी नहीं कर सकती। बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति एवं मातृभाषा की विश्व में कोई भी भाषा बराबरी नहीं कर सकती। हिंदी विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। इसके प्रचार प्रसार के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हिंदी के प्रचार प्रसार में सबकी सहभागिता होना जरूरी है। हिंदी का साहित्य अत्यधिक समृद्ध है और हम अपनी भावनाओं को हिंदी में सही एवं सरलता से व्यक्त कर सकते हैं। हमें हिंदी के लिए चिंतन एवं मनन करने की ज़रूरत है। हम कोई भी भाषा सीखें परंतु अपनी मातृभाषा को कभी ना भूलें। हिंदी के आधे वाक्य में श्रेष्ठी का सार है। हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल की अगुवाई में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। हिंदी में सभी भाषाओं का सार है। मातृभाषा में सबसे कल्याण की बात है। मातृभाषा मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं है। ये विचार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने हिंदी विभाग के सौजन्य से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए कहे। मित्रों, स्वतंत्र देश की कुछ पहचान होती है। उसका ध्वज हो, उसका संविधान हो, उसका राष्ट्रगान हो और उसकी अपनी राष्ट्रभाषा हो, राजभाषा हो। तीन चीज़ों का तो यथोचित सम्मान चल रहा है, लेकिन भाषा के मामले में कुछ अड़चनें, कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं, और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति में भाषा कभी बहुत प्रधानता के रूप में नहीं उपस्थित हो सके। ये बात दूसरी है कि अब जब से पिछले 10-12 वर्ष से हिंदी के प्रति एकाग्रता, वाचिक सहानुभूति, वाचिक सम्मान बहुत किए हैं। इंदिरा गांधी जी ने भी खूब किया है, नेहरू जी ने भी खूब किया है। गांधी जी भी राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है कह करके चले गए। इतना तक कहा था कि जब आज़ादी के बाद उनसे इंटरव्यू लेने आए तो उन्होंने कहा कि दुनिया से कह दो कि गांधी जी को अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन इतने भावपूर्ण शब्दों के बाद भी आज 75 वर्ष बाद भी हिंदी अपने राजभाषा के पूर्ण पद को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है और दीनहीन भाव से बैठी है। तो ये दुख का विषय है। लेकिन इस सत्ता से, इस सरकार से कुछ आशा है कि कुछ करेगी। हालांकि रुकावटें 100 बहाने हैं, वो रुकावटें नहीं हैं। दक्षिण अब हिंदी को स्वीकार कर रहा है। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हिंदी दिवस पर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हिंदी के साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा और हिंदी भाषा पर कविताएं, काव्य पाठ रहेगा। हिंदी हमारी भाषा है, हमारी पहचान है। मैं कहूँगा कि हिंदी एक भाषा ही नहीं, हिंदी हमारे साहित्य का, हमारी संस्कृति का और हमारे इतिहास का प्रतिबिंब है। हिंदी दिवस का आयोजन किया है। इस आयोजन में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, विश्वविद्यालय की कुलसचिव श्रीमती रितु सिंह जी और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव श्री कृष्ण कुमार जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर V.D. शर्मा जी, पूर्व निदेशक हरियाणा ग्रंथ अकादमी, सभी ने मिलकर के दीप प्रज्वलित करके माँ सरस्वती के आगे पुष्पार्पित करके कार्यक्रम प्रारंभ किया। और उसके बाद हमने ये बताया कि हिंदी दिवस का कार्यक्रम लगभग 1 सप्ताह से पूरा आयोजन चल रहा है। सबसे पहले प्रश्नोत्तरी पाठ किया गया और उसके बाद निबंध लेखन प्रतियोगिता, काव्य पाठ प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता। इन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आज हिंदी दिवस के ऊपर माननीय अतिथियों के कर कमलों से
पुरस्कृत किया जाएगा। और ये 14 सितंबर का जो दिवस है, ये हमारे लिए हिंदी दिवस एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाने का हमने विचार किया है। हिंदी जो है भारतवासी के, हर प्रत्येक भारतवासी के प्राणों में बसी है। ये देश सूर, तुलसी और मीरा का देश है। अगर तुलसीदास को आप बीच में से निकाल देंगे तो इस देश के पास शून्य रह जाएगा। मेरा तो ये मानना है, संस्कृति और समाज का जो उत्थान है, उन्नयन है, प्रत्येक भारतवासी जो है रामचरितमानस को लेकर के, गीता जी को लेकर के चलता है। और भी पुस्तकें होती हैं, लेकिन जैसे ही सुंदरकांड को या रामचरितमानस को उठाएंगे तो कहेंगे हाथ धोकर उठाइए। एक ये धारणा है लोगों में कि ये हमारा संस्कृति का ग्रंथ है, सांस्कृतिक ग्रंथ है। आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बिल्कुल लोकल तरीके से आपको बता रहा हूँ, वो कहेगा जी मियाँ बीबी की नहीं बनती, सुंदरकांड का पाठ कराओ। सुंदरकांड में क्या है? नियम है, जीवन के सिद्धांत है, संस्कृति है, समाज को उन्नयन के जो मापदंड है वो हैं। तो इसलिए हिंदी जो है हर भारतीय के प्राणों में बसी है। आज़ादी की लड़ाई हिंदी के माध्यम से लड़ी गई है। देश का अगर मीडिया तंत्र देखो, देश का अगर आप हम कहेंगे जो फिल्मी तंत्र है उसमें भी देखेंगे तो वो भी हिंदी फिल्में आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है छाई हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाता है। ये सब हिंदी है और क्या है, हिंदी का उत्सव मनाओ। ये सब विपरीत मौसम व कठिन परिस्थितियों में देश सेवा का जज्बा रखते हुए हमारे जवान कर देते हैं प्राणों का बलिदान। यह कहना है कायला गांव के सरपंच मदन पाल का। बुधवार को गांव कायला में देश सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले इंस्पेक्टर महादेव भारद्वाज का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि महादेव भारद्वाज वर्ष 1981 में बीएसएफ में भर्ती होकर देश सेवा कर रहे थे। हाल ही में गुजरात के दांतावाड़ा में सेवाएं दे रहे थे तथा मेडिकल लीव पर घर आए हुए थे। इस दौरान बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बुधवार को 170 बीएसएफ बटालियन ने सैनिक सम्मान के साथ सलामी दी। इस अवसर पर समस्त ग्रामीणों ने शहीद महादेव भारद्वाज को सलामी दी। शहीद महादेव अपने पीछे 2 लड़के छोड़ गया। इस मौके पर गाँव कायला के सरपंच मदनपाल सिंह तंवर ने कहा कि शहीद महादेव भारद्वाज के बड़े लड़के का 1 माह पहले देहांत हो गया था तथा छोटा लड़का वर्ण आर्मी में सेवा कर रहा है।
आज बड़े दुख के साथ बताया जा रहा है कि हमारे गांव में महादेव जी शर्मा जी, सन ऑफ तुलसी शर्मा, जो बीएसएफ में सर्विस करते थे, उनको उसकी सिर की नस कटने की वजह से 3 दिन पहले तकलीफ हुई थी, तो आज एक्सपायर हो गए। उनके अंत्येष्टि के लिए बीएसएफ डिपार्टमेंट के जो है आर्मी वाले आए हुए हैं, उन्होंने जो है उनको राजकीय सम्मान के साथ सलामी सलामी के साथ जो है सलामी दी। तो जिनकी बात करें कितने बच्चे हैं इनके 2 लड़के थे, जो एक लड़का पहले 6 महीने पहले एक्सपायर हो गया था और एक लड़का जो आर्मी में। बुधवार को अज्ञात हथियारबंद युवकों द्वारा दिन दहाड़े 2 युवकों पर स्थानीय नेहरू पार्क के सामने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बुरी तरह से घायल युवकों को आसपास के नागरिकों द्वारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने भी अपनी जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई झगड़ा वाला नेहरू पार्क के सामने हो रखा है और मौका पर आया। यहाँ पर कोई कस्मदीद नहीं मिला, ना ही कोई घायल मिला है। बता रहे हैं मारपीट हुई है और जो घायल हो हॉस्पिटल में, अब हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनका पता करते नियमानुसार कार्रवाई। भिवानी में बवानीखेड़ा ब्लॉक्स में होने वाले पंचायत व पंचायत समिति चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण को लेकर 12 सितंबर को प्रस्तावित ड्रा ऑफ लॉट्स को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। यह कहना है भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल का। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कारणों की वजह से ऐसा किया गया है। यह जानकारी देते हुए उपमंडल अधिकारी नागरिक संदीप अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में वार्ड पंच, सरपंच तथा पंचायत समिति के सदस्यों के लिए पिछड़ी श्रेणी ए के लिए सीटें आरक्षित की गई है। इसलिए खंड भिवानी बवानीखेड़ा की ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों में सीटों के आवंटन के लिए संशोधित नियमानुसार 12 सितंबर का ड्रा ऑफ लॉट्स निकाला जाना था, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते इन आदेशों को आगामी आदेशों तक रद्द कर दिया गया है। भिवानी ब्लॉक में पंचायत मेंबर्स, सरपंच तथा ब्लॉक समिति के बीसीए के सीट्स के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स 12 तारीख को निर्धारित की गई थी, जो कि प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दी गई है, क्योंकि अभी हमारे पास हेड ऑफिस से ये डाटा प्राप्त नहीं हुआ है कि कौन से वार्ड के लिए, कौन से ग्राम पंचायत में कितने वार्ड्स बीसीए के लिए आरक्षित हैं। जब तक हमारे पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं होता, जब तक हम इसका ड्रॉ नहीं निकाल सकते। जैसे ही हमें डाटा प्राप्त होगा तो नियम अनुसार हम इसमें कार्रवाई करते हुए ड्रॉ ऑफ लॉट्स की डेट फिक्स करके और ड्रॉ निकाल दिया जाएगा, जिससे कि कौन से ग्राम पंचायत में कितने बीसीए के वार्ड हैं और उसमें कौन कौन से बीसीए के वार्ड हैं वह हम आपको बता दें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में स्थापित किया जा चुका है डेंगू कंट्रोल रूम। 24 घंटे प्रदान की जाएगी डेंगू के मरीजों को सेवाएं। यह कहना है भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले का। जिले में मच्छर जनित बीमारियों से मरीजों को छुटकारा दिलाने के लिए चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटीज लगाई जा चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने स्थानीय सामान्य अस्पताल में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला डेंगू कंट्रोल रूम की स्थापना करने के साथ ही भिवानी शहर में कार्यरत सभी MPSW की ड्यूटी वाइज रोस्टर वाइज आगामी आदेशों तक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त सुपरविजन के लिए MPHS की ड्यूटी भी लगाई गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि बुखार के मरीज के प्रबंधन के लिए सिविल अस्पताल भिवानी के वार्ड नंबर 9 को डेंगू आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया गया है, जिसमें 27 बेड आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा जिले के प्रत्येक उपमंडल अस्पताल में 5 बेड बुखार के मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बुखार का मरीज आए उसकी तुरंत प्रभाव से मलेरिया, डेंगू आदि की जाँच करवाकर इलाज शुरू करे। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में दाखिल किसी भी बुखार के मरीज को SDP की आवश्यकता होगी तो हरियाणा सरकार द्वारा मुफ्त मुहैया करवाई जाएगी। हमारे जो वेक्टर बोर्न डिजीज होते हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी एन्केफेलाइटिस है, इनके मरीजों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग ने एक कंट्रोल रूम का स्थापित किया है, जिसका नंबर है 99921345 और लैंडलाइन नंबर है 016642422130। ये 2 नंबर हैं
जो 24/7 कार्य करेंगे। इस पर जो हमने ड्यूटी लगाई है कर्मचारी की, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रॉब्लम है, डेंगू संबंधित है, मलेरिया संबंधित है, वो सारी सोल्व करने के लिए कैपेसिटी रखता है। वो किस मरीज़ को कहाँ पर दाखिल होना चाहिए, तो और किस में फॉगिंग करवानी चाहिए, कहाँ दवाई मिलेगी, वाटर लॉगिंग है तो एंटी मॉस्किटो के लिए क्या एक्टिविटीज़ होती है। तो जितने भी प्रॉब्लम है, लोगों को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट है ये, तो हमने कंट्रोल रूम का गठित किया है। तो ये 24/7 चलेगा। और इसके साथ साथ में हमारी जो फीवर मास सर्वे है, जो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक चलनी होती है, वो हमारी शहर की 22 टीमें और रूरल की जो है 119 टीमें, वो हर महीने की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हर घर जा कर के पूछती है कि जितने भी बुखार के मरीज़ हैं तो उनकी स्लाइड बनाते हैं और मॉस्किटो क्या सोर्स फाइंड आउट करके उनको सोर्स रिडक्शन का भी कार्य करते हैं। अगर उनके पास कोई लार्वा मिलता है तो संबंधित पंच, सरपंच और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी या बीडीओ को भी उसको चालान के द्वारा सूचित किया जाता है। गोरक्षकों द्वारा समय समय पर की जाती है बेजुबान जानवरों की देखभाल, लेकिन बीमार गाय व अन्य जानवरों को समय पर नहीं मिलता पशु चिकित्सालय में इलाज। यह कहना है गोरक्षक संजय परमार का। वहीं उन्होंने बताया कि अत्यंत परेशानियों का सामना करने के बाद उनके द्वारा लाए गए मरीजों का इलाज करने से चिकित्सक द्वारा मना कर दिया जाता है। पशु चिकित्सकों द्वारा गाय व अन्य बेजुबान जानवरों के इलाज के लिए बार बार मना करने का आरोप लगाते हुए गाय एवं जानवरों के इलाज के लिए मना करते हुए बुधवार को गोरक्षकों ने स्थानीय पुलिस लाइन के सामने भिवानी पॉली क्लिनिक के पास अनिश्चितकालीन धरना दिया। इस दौरान गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने आरोप लगाया कि शहर या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी गाय घायल हो जाए, बीमार हो जाए तो बहुत से पशु चिकित्सक बेसहारा या पीड़ित गाय व बेजुबान जानवरों का उपचार करना तो दूर, वो सूचना दें तो फ़ोन भी नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि आए दिन उनके कारण कोई न कोई जानवर दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया और आरोप भी लगाया कि हरियाणा सरकार गाय के नाम पर राजनीति कर वोट ले लेती है, पर गाय के पालन पोषण व उपचार के लिए कुछ भी नहीं करती। भिवानी के जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, जो हमारे सर्जन हैं, ये बेजुबान पशुओं का, गाय हो या चाहे कोई भी अन्य जानवर हो, उनका इलाज कराने से मना कर रहे हैं। और ये लगातार पिछले कई सालों से कर रहे हैं। हम यूँ सोचते थे चल जाएगा, हम चल जाएगा, लेकिन अभी इन्होंने हद से ज़्यादा हद पार कर दी है। अभी कल एक ये पिल्ला है जो हम दिखा रहे हैं, इस पिल्ले के बारे में हमने सूचना दी थी क्योंकि ऐसी बात है, दिन में 22 केस आते हैं। 22 केस में से हमने कहा अभी तुम 2 केस उठ लो। हमने 20 केस हमने कर दिए, 2 केस इन्होंने इनको दिए, ये मना कर दिया। अभी हम नहीं जा सकते, उठा के लेके आओ। हमने कहा कि सूचना देने वाले के पास साधन नहीं है, आप जाके इलाज कराइए, मना कर दिया इन्होंने। उसके बाद 2 घंटे बाद इनको असल में तो मना किया लेट, वो भी लेट मना किया। बाद में फिर मैं लेके गया, हम किसी तरह उठा के लेके आए। तो यहाँ पे सर्जन था डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर सुभाष ने मना किया, उसके बाद यहाँ सर्जन मिला डॉक्टर दिनेश ने 4th क्लास से इलाज करा दिया इस पिल्ले का। अब एक बार बताओ, 4th क्लास और VLDA क्या इलाज कर देंगे? वो खुद सर्जन है, वो अंदर बैठा है और उसको ना ओवरडोज दे दी और ये पिल्ला मर गया। अब एक बार पहले इन्होंने गाय मार दी थी, तब इन्होंने हाथ पैर जोड़े थे। अब पहले एक बार सांड मार दिया, अब ये पिल्ला मार दिया। तो ये सारे जीव को मारेंगे, इसका मतलब तो यही रहेंगे इस दुनिया में। पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, हमारे पैसे हैं, ये हमारे पैसे हैं, जनता के पैसे हैं जिनका नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद कल एक लुहानी के अंदर हमारा कैलाश गौ सेवक है, एक सांड बड़ा भयंकर रूप में जख्मी था, उसको मुश्किल से पकड़ा 10 आदमियों ने। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई भी रोड पे जानवर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसको उठाने की स्थिति नहीं है तो उसको मौके पे जाके प्राथमिक उपचार देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कल कैलाश को मना कर दिया। इन्होंने कहा कि 10 आदमियों ने मुश्किल से सांड पकड़ा, भी इसका आगे इलाज कर दो। इन्होंने इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टर परवीन ठक्कन था जो यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है कुत्तों का, पुराना बस स्टैंड पे। प्राइवेट के लिए टाइम है उसको, प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने के लिए अपना। और गाय को जो बेजुबान है उसको बोला मैं डीसी देखा तो चाहे मंत्री देखा तो मैं नहीं जाऊँगा, ये बोला। और हमारे पास 3 दिन पहले सेवादी खाकर था, उसका गला कटा हुआ था। हमने उसको फ़ोन किया, नहीं आया। बोला VLD को ले जाओ, VLD वहाँ पे कोई मिला नहीं, शोर स्टाफ था आगे। अब आज सुबह ये जो छोटा सा बच्चा है आप देख रहे हो, इसका लूज इमोशन भी हो रहे हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम है ताकि, लेकिन हमारे पास सरकार की तरफ से गौशाला में कोई डॉक्टर नहीं दे रखा। हमने फ़ोन किया, पहली बात तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया। वो कह रहे हैं भाई हमें जब टाइम होगा तब कर देंगे, आप हमारे ऑर्डर देने वाले होते कौन हो? ठीक है जी, हम बाहर सेवा कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, हम वहाँ फ़ोन उठाते नहीं हैं। अब यहाँ आके जो हमारे संजय भाई साहब उन्होंने इनका ट्रीटमेंट करवाया है, ये भी इनका इलाज हुआ है, इसको यहीं लेके आए।
और प्रशासन तो ये डिमांड है ना, तो वो लुहानी वाला कभी फ़ोन उठाता है तो टाइम मौके पर नहीं पहुँचता, कभी नहीं पहुँचता और अनाप शनाप बातें करता है जी, अननेसेसरी प्रेशर बनाता है ताकि उसके बार बार फ़ोन ना करें। पहले भी BS था, बढ़िया हल्के लिए बोलता था, भेज देते थे, लेकिन अब ये कोई मदद नहीं करती। लेकिन टेलीफोन पर देखा था कि पंचायत का हाँ, वो मैंने उनसे बात की, बोले भाई BDO और पंचायत का काम है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है जी, मेरी उनसे 2-3 बार बात होली इस बारे में, लेकिन वो उन्होंने कहते हैं सीधा BDPO BDPO और पंचायत का काम है, मेरा इसमें कोई प्रकार। तो आप ये तो पूछ रहे थे आप किस लिए हो फिर? भाई हमारा लिमिट पीरियड, हम अपनी ड्यूटी करके घर चले जाते हैं। आज जो धरना प्रदर्शन है, ये जो सरकारी चिकित्सक हैं इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। ये जो लापरवाही कर रहे हैं पशु की सेवा करने के लिए, इनको फ़ोन किए जा रहे हैं, ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इन्होंने एक मजाक बना के रख दिया सिस्टम को। आज जो धरना प्रदर्शन है ये एक चेतावनी धरना प्रदर्शन है। जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई नहीं हुई, ये प्रदर्शन एक विराट रूप ले लेगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और सरकारें होंगी। हम ये चाहते हैं कि ये जो सर्जन है, जो BLD है, जो 3-4 नाम है, दिनेश है, एक परवीन लुहानी का है, उनको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए। उनकी जगह पर जो दिल से सेवा करने वाले हैं उनको लाया जाए, अन्यथा ये आंदोलन की चिंगारी पूरे भारत में फैलते हुए देर नहीं लगेगी। और जो प्रशासन और जो सरकार गहरी नींद में सोई हुई है वो जाग जाए, वो इन बेसहारा पशुओं की तरफ देख ले, अन्यथा ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लेगा। नगरी है, बिल्कुल छोटी काशी, मतलब यहाँ सब धर्म है। तो जी एक बात बताओ, जब ये डॉक्टर का तो फर्ज भी है बल्कि, और ये हमारे गौ सेवा का छोटे बच्चे से लेके देखो बूढ़े आदमी तक इस गौ की सेवा करते हैं धर्म के लिए, और डॉक्टर का तो धर्म भी बनता है। छोटी धर्म नगरी में काशी में रहते हैं और इनका फर्ज भी बढ़ता है और इस चीज़ की तनख्वाह भी लेते हैं, फिर भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते। ये छोटे छोटे बच्चे हैं 10-10, 11-11 साल के, ये भी उनकी सेवा करते थे, आप देखोगे वहाँ पे, तो उनका तो फर्ज भी है, ड्यूटी भी है और उनको तनख्वाह भी इसी चीज़ की मिलती है, फिर भी वो अपना अधूरा काम करते हैं। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों की प्रतिबिंब है, यह कहना है उप जिला शिक्षा अधिकारी संतोष नागर का। ये बात उन्होंने स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर परिसर में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किए गए हिंदी दिवस पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कही। मंदिर महंत चरणदास महाराज की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 21 अध्यापकों को राष्ट्रभाषा ज्ञानदीप पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उप जिला शिक्षा अधिकारी संतोष नागर एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि राष्ट्रभाषा का मान व सम्मान देना देश के प्रत्येक नागरिक का प्रथम दायित्व बनता है, इसलिए हमें राष्ट्रभाषा के सम्मान में हमेशा आगे आना चाहिए, क्योंकि हर देश की भाषा अपने देश को मजबूत करती है। हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा है। विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। वह दुनिया भर में हमें सम्मान दिलाती है। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। अब हमारी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाने लगी है। इसका एक कारण यह है कि हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति, संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश का रुख कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी को कम से कम अपनी भाषा यानी कि हिंदी तो आनी ही चाहिए। साथ ही हमें हिंदी का सम्मान भी करना सीखना होगा। हमने यहाँ 21 शिक्षकों का सम्मान किया है और जो हिंदी के शिक्षक वो वक्ता थे, वो जिन्होंने हमारी मातृभाषा हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, और इसके अलावा जिन्होंने हर क्षेत्र में काम किया, जब पर्यावरण का है, पौधारोपण का है, जल संरक्षण का है, स्वच्छता अभियान, इन सभी साथियों ने उसमें मिलजुल के काम किया। आज हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारी संस्थाएँ महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मा ट्रस्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा सेवा समिति, युवा जागृति जन कल्याण मिशन ट्रस्ट, महंत चरणदास जी के आशीर्वाद से हमने ये कार्यक्रम किया है। राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस पर आज यहाँ पर 21 अध्यापकों को हिंदी के क्षेत्र में अत्यधिक से अत्यधिक कार्य करने के लिए, साहित्य रचने के लिए व उच्च कोटि के कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इस जोड़ी मंदिर पर यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर बाल योगी महंत श्री चरणदास जी महाराज जी रहते हैं, और वो इस प्रकार के अवसर दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। पूरे वर्ष में अनेकों ऐसे कार्यक्रम यहाँ होते हैं और यहाँ पर इनकी जो कमेटी है वो सारी एकजुट होकर कार्य करती है। रमेश सैनी जी हैं, अशोक भारद्वाज जी हैं और महंत जी के और जो भी कमेटी के मेंबर हैं, सभी तन मन धन से यहाँ पर आकर
कार्यक्रम में भाग लेते हैं। प्राध्यापक हिंदी के जो टीचर्स हैं उनको सम्मानित किया और उन्हें बहुत मान सम्मान दिया। ये बहुत मतलब इससे ये प्रतीत होता है कि आज भी हमारे मन के में जो है राष्ट्र भाषा हिंदी के प्रति जो मान सम्मान है उसको बरकरार रखने के लिए हमेशा इस तरह की संस्था अग्रणी रहती है और इनके प्रयास जारी रहते हैं। देखिए, हिंदी जो है इससे कहने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हमारे कण कण में बसी है। तो हमें जो भी मैं तो ये चाहूँगी कि जो भी दफ्तर में काम होता है वो एक सरल और सीधी भाषा हमारी हिंदी भाषा में ही होना चाहिए और अधिकतर जो दफ्तर है उनमें हिंदी भाषा में ही कार्य होता है और हमें गर्व महसूस होता है जब हम हिंदी में काम करते हैं। अच्छा लग रहा है कि इस संस्था के द्वारा जो प्रतिवर्ष शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है हिंदी दिवस पर। पिछले वर्ष भी कोविड के दौरान हम यहाँ आए थे और बहुत अच्छा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा यहाँ आकर कि हमारी मातृभाषा के जो शिक्षक हैं हिंदी दिवस पर इनको सम्मानित किया जाता है और ये बहुत अच्छा प्रयास है शिक्षिकाओं को शिक्षकों को सम्मानित करने का। बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। बार बार ऐसे सम्मानित करते रहें अन्य और शिक्षकों को तो हम सबको गर्व महसूस होगा। हिंदी के लिए जो गौरव, जो हिंदी शिक्षकों का सम्मान मंदिर परिसर की तरफ से किया गया है हमारे लिए और हमारी मातृभाषा हिंदी के लिए वो बड़ा सराहनीय है। इस कदम की प्रशंसा की जानी चाहिए बिल्कुल और इसको आगे के समय में भी और बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक इससे जुड़ें। हिंदी भाषा कहीं अपना गौरव खोती आज के समय में नज़र आ रही है, उसको उसी दर्जे तक लेके जाना मंदिर परिसर का जो प्रयास है उसमें हम उसके आभारी हैं। और हरियाणा गृह रक्षी विभाग में 6 महीने की फायरिंग ट्रेनिंग के बावजूद नहीं मिल रहे हैं युवाओं को प्रमाण पत्र। इस बारे में प्रशिक्षण ले चुके करीब 300 युवाओं ने बताया कि वे इस संबंध में विभाग अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं। वहीं शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट के प्रधान मोनू के नेतृत्व में एक ज्ञापन उन्होंने पुलिस अधीक्षक को सौंपा। इसी मांग को लेकर बुधवार को शहीद आजम भगत सिंह सेवा ट्रस्ट के प्रधान मोनू तालू के नेतृत्व में युवा पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह से मिले तथा उन्हें ज्ञापन सौंपकर होमगार्ड की फायरिंग ट्रेनिंग करवाकर उन्हें प्रमाण पत्र देने की मांग की। इस मौके पर ट्रस्ट के प्रधान मोनू तालू ने कहा कि जिला के करीब 300 युवाओं की होमगार्ड के लिए ट्रेनिंग अप्रैल माह में पूरी की जा चुकी थी। उसके बावजूद करीबन 6 महीने बीत जाने के बाद भी इन होमगार्ड की फायरिंग की ट्रेनिंग नहीं करवाई गई और जिससे करीबन 300 युवाओं का प्रमाण पत्र के अभाव में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये युवा कई बार होमगार्ड कार्यालय में भी अपनी गुहार लगा चुके हैं लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिलता, जिसके चलते ट्रेनिंग से वंचित युवा परेशानी झेलने को मजबूर हैं। ट्रेनिंग हुई थी होमगार्ड की, उनकी बकायदा गोली चलानी थी और ये पहली बार है इन्होंने 6 महीने काट दिए, नहीं तो 15-20 दिन में हो लिया अगर सारा काम। ये बालक दूर दूर तक आवे भाड़ा लावा, ट्रेनिंग में भी आए थे 125 बालक एक बैच में थे, अलग अलग वो थे और इनकी बेरनी मनसा समझ में नहीं आती। प्रशासन जो ये नाला होमगार्ड वाला है कई बार हालियाड है और ये ना संतुष्ट जवाब देंगे नहीं। कदे नुगा हमारी इंक्वायरी हो रही है, कदे ये दांत पड़न लग जाए सीरियस मुद्दे पर इनका जमा मतलब इन्हें लो कि में भी यानी संतुष्ट जवाब नहीं है। और ये आज हम आए थे अड़े से खतर भी है कहें भाई मानती 10-15 दिन का टाइम दो और तम भी अड़ मौके पर थे, सारे भाई मौके पर थे और ये 10-15 दिन का टाइम मांगा मगर हमारी संतुष्टि इस बात तक भी नहीं हो रही क्योंकि इनकी जबान की तसल्ली को नहीं। कितना पुराना मैटर है? मैटर भाई अप्रैल में हुई थी जो 2022 में अप्रैल में ट्रेनिंग हुई थी भीम स्टेडियम में, ठीक है। 125-30 बालकों का बैच था, अलग अलग बैच थे और ये बिना आगे ऑनलाइन की तैयारी कर रखी है कि भाई मान लीजिए कई बालकों के तो 1000 रुपये उल्टे भी देने लग रहे हैं मगर हम हमारा जो बैच है ये जो हमारे और साथी हैं हम अपना पैसे उल्टे के लिए को नहीं, हमने चाहिए अपना सर्टिफिकेट, सीधी सी बात है या। और ट्रेनिंग हुई थी तो हमारी फायरिंग बाकी थी, अब ये फायरिंग नहीं करवा रहे, रोक रखी है इन्होंने, 5-6 महीने हो गए, नहीं तो फायरिंग तुरंत हो जाती है ट्रेनिंग ख़त्म होते ही। तो हम 4-5 बार इकट्ठे हो गए, होमगार्ड ऑफिस में भी आए हैं और पूछ के गए हैं। ये हर बार तारीख पे तारीख दे देते, भाई हमारे पास बंदूक नहीं है, गोली नहीं है, ये नहीं है, भाई चार्ज नहीं है हमारे पास, चंडीगढ़ जाएंगे लेके आएंगे। इन्होंने कुछ अच्छा जवाब नहीं दिया, ये प्रॉब्लम है सर। तो अब आज मिलने आए तो क्या आश्वासन दिए? आज हम मिलने आए तो ये बोल रहे हैं भाई हमें 23 तारीख तक करवा देंगे और फिर ये बोल रहे हैं नवरात्रि आ गए तो फिर वहाँ पे जो देवसर में होती है फायरिंग वहाँ से हमारे को परमिशन नहीं मिलेगी, वहाँ पे मेला लगता है ना, इसलिए तो फिर ये बोल रहे हैं भाई हमारे पास परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर टाइम लगेगा, अक्टूबर में करवाएंगे। तो हम कितने दिन वेट करेंगे? गांव से आते हैं, भाड़ा भी लगाते हैं, पैसे भी लगते हैं, सब कुछ लगता है, फ्री में तो कोई लेके नहीं आता।
तो फिर ये करवाते क्यों नहीं? या तो मेन प्रॉब्लम बताओ हमारे को, ये प्रॉब्लम है भाई, 1 तारीख दो, हम बार बार 10 दिन में फिर इकट्ठे हुए, 10 दिन में फिर हुए, ये प्रॉब्लम। ये जवान जो आए हैं फायरिंग के लिए, इनकी अप्रैल में क्लास चली हुई थी CFTC में, ठीक है। यहाँ पर जो क्लास जो इंचार्ज थे वो मैं बीमार होने से मेडिकल पे थे और वो 31 अगस्त को रिटायरमेंट हो गए, ठीक है। और मेरी यहाँ एडिशनल चार्ज मेरे को दिया 5 अगस्त को, ठीक है। ये भाई मेरे पास आए थे तो मैंने इनका बारे में कन्फर्म करके पूछा था। साहब ने कहा था कि 1 जुलाई से यानी ऑनलाइन फार्म हो गई CFTC की, आगे क्लास बंद होगी। हमने साहब से पूछा तो साहब ने कहा कि क्या नाम लिया, अगर इनका फायर करवाना है, इसके लिए हमने संदेह परमिशन ले चुके हैं, मैं के लिए हमने लिख चुके हैं, ठीक है। और एम्यूनेशन अलाट होना हमने गुड़गांव से, एम्यूनेशन अलाट होती है मैं गुड़गांव से। और हथियारों का भी चार्ज जो रिटायरमेंट हुए हमारे कर्मचारी उन्हीं के, रिटायरमेंट जो कर्मचारी उन्हीं के पास हैं, उनको हमने अंडर चार्ज रिटायरमेंट किया हुआ है। वो बीमारी की वजह से अभी फ़िलहाल ऑफिस में नहीं आ रही। जैसे हमने उनका हथियारों का चार्ज हमारे पास आ जाएगा और एम्यूनेशन अलाट होती है, मैं इनका फायर, इसके लिए हमने ऊपर से परमिशन ले के लिए। सर इनका कहना है कि बीमारी में इनका हो ऐसा जी, इनका एम्यूनेशन कब अलाट हुआ है ये तो पत्र देखना पड़ेगा अभी इनका, अप्रैल का, क्योंकि अप्रैल में क्लास चलती है तो हम कई बार एम्यूनेशन अलाट होने में कुछ आ जाती है, उसकी वजह से लेट हो जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि भी और जिलों में हो रहा है, अभी यहाँ नहीं हो रहा। फायर इनका होगा जी, कब तक होने की संभावना है सर? जैसे परमिशन मिल जाएगी जल्दी करा देंगे। स्थानीय भीम स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय जिला स्तरीय स्कूली मुक्केबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन बुधवार को मुक्केबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। तीसरे दिन की प्रतियोगिता में अंडर 17, अंडर 19 आयु वर्ग के फाइनल मुकाबले में जिले भर के करीब 190 मुक्केबाजों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता में तीसरे दिन बुधवार को लड़कों की अंडर 70 और अंडर 19 आयु वर्ग के फाइनल मुकाबले हुए, जिसमें जिला भर से 190 मुक्केबाजों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी रामता शर्मा ने एवं मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता के द्वारा विशिष्ट अतिथि के तौर पर बलवान सिंह, राजपाल तंवर, सोमदत्त शर्मा, सुधीर मलिक, रोहतास घनघस ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश ढांडा एवं वीरेंद्र घनघस ने की तथा मंच संचालन रामचंद्र पुनिया और जगबीर ग्रेवाल ने किया। इस मौके पर मुख्य रामता शर्मा एवं नरेश मेहता ने कहा कि आज शिक्षा के साथ साथ खेल भी महत्वपूर्ण है। खेल शारीरिक व मानसिक विकास करता है। उन्होंने कहा कि सरकार भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। एक तरफ जहां पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो वहीं उन्हें नौकरी भी दी जाती है। इसलिए विद्यार्थियों को अपने उज्जवल भविष्य के लिए कोई न कोई खेल जरूर अपनाना चाहिए तथा देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए। ये स्कूली खेल कूद की प्रतियोगिता हो रही है। ये 12 तारीख से स्टार्ट हुई थी और 12, 13, 14 ये बॉक्सिंग के गेम चल रहे हैं, बहुत अच्छी गेम चल रही है, सही चल रही है। तो कितने बच्चों ने भाग लिया इसमें लगभग 500 को आए। और उसमें गर्ल्स कितनी होंगी सर? गर्ल्स भी लगभग कल सुबह वेट होगा लड़कियों का और उनके बाद पता चलेगा। तो आज जो टूर्नामेंट चल रहा है कौन सा चल रहा है सर? फाइनल चल रहा है, सेमीफाइनल 79 और बॉक्सिंग का टूर्नामेंट चल रहा है। जिला स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता है। इसमें लगभग 450-500 के आसपास प्रतिभागियों ने भाग लिया है। ये तीनों एज ग्रुप है, 14, 17, 19 लड़के और लड़कियों के टूर्नामेंट कल से शुरू होंगे, 15 तारीख को वेट होंगे और ये 12 तारीख से स्टार्ट होकर के 16 तारीख को ख़त्म होंगे। लगभग आज अब तक कितने बच्चे फाइनल में जा चुके होंगे? ये हर एक एज ग्रुप में अलग अलग वेट कैटेगरी है। इसमें वेट कैटेगरी के अनुसार बच्चे सेमीफाइनल लगभग हमारे 17 के कंप्लीट हो चुके हैं, 19 के अंदर चल रहे हैं और शाम तक बॉयज़ के हम कंप्लीट कर देंगे और कल से लड़कियों के स्टार्ट होंगे। महासचिव हरियाणा शारीरिक शिक्षक एसोसिएशन, हमारे यहाँ स्कूली प्रतियोगिता अंडर 14, 17 और 19 चली हुई है। 4 दिवसीय प्रतियोगिता है ये। इस प्रतियोगिता के जो विजेता खिलाड़ी होंगे उनको राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र में आयोजित की जाएगी। उसके बाद भिवानी को मिनी कुबा का नाम ऐसे ही नहीं दिया गया। जितने भी खिलाड़ी निकल कर आए हैं, जितने भी बॉक्सिंग के अच्छे खिलाड़ी गए हैं, पहले वो स्कूलों में खेले हैं, उसके बाद वे एसोसिएशन में और फिर डिपार्टमेंट से खेले हैं। ओलंपिक में जाने के लिए पहली कड़ी है वो यहीं से स्कूली खेल प्रतियोगिता से होती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं, भिवानी की जो बॉक्सिंग है वो सबसे अच्छी है। और ये भिवानी का कंपटीशन जिला स्तरीय कंपटीशन न होकर नेशनल स्तर का जो कंपटीशन होता है उस प्रकार का आयोजन हुआ और यहाँ अच्छे अच्छे बॉक्सर निकल गए हैं। और हमारे यहाँ थोड़ी सुविधाओं का थोड़ा अभाव है। अगर सुविधाओं का और भी अच्छे हॉस्टल वगैरह मिल जाते हैं
तो हमारे खिलाड़ी देश विदेश में नाम कमा रहे हैं और भी अच्छी मात्रा में हमारे खिलाड़ी वहाँ पर पहुँचकर हमारे भिवानी का नाम रोशन करेंगे और हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। तो ये जो टूर्नामेंट हो रहे हैं मेल या फीमेल दोनों के हो रहे हैं या मेल? ये मेल फीमेल कल जो 15 तारीख है उसको लड़कियों का टूर्नामेंट होगा, अंडर 14, 17, 19 पहले वजन लिए जाएंगे, उसके बाद में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो वो कितने दिन की रहेगी? वो एक दिन में ही हो जाएगा, अगर एक दिन में समाप्त नहीं होते हमें अगला दिन और ले जाएंगे। 2 दिवसीय प्रतियोगिता 15 और 16। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली के तत्वावधान में SCERT गुरुग्राम द्वारा आयोजित करवाई गई राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में शिवम स्कूल लोहानी के होनहार विद्यार्थी योगेश ने 22 जिलों में भिवानी जिले को प्रथम पुरस्कार दिलाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। बुधवार को स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में विद्यालय संचालक निशांत तंवर, प्राचार्य संजय शर्मा व विद्यार्थियों द्वारा विजेता का जोरदार सम्मान किया गया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के सभी 22 जिलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में जिला भिवानी से शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहानी का छात्र योगेश ने भिवानी जिले का नेतृत्व किया और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस गौरवमयी उपलब्धि के अवसर पर विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र योगेश को स्कूल संचालक निशांत तंवर, प्राचार्य संजय शर्मा ने फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। अपने वक्तव्य में निशांत तंवर ने छात्र को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी। प्राचार्य संजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी 3 नवंबर को कोलकाता में होगी, जिसमें हरियाणा राज्य की ओर से शिवम स्कूल लोहानी का छात्र प्रतिनिधित्व करेगा। कल 13 सितंबर 2022 को SCERT गुरुग्राम के सभागार में एक साइंस सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें हरियाणा के सभी 22 जिलों के टॉपर विद्यार्थी वहां पर पहुंचे। इन सभी के बीच में ये सेमिनार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विद्यालय का योगेश प्रथम स्थान पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रहा और इसने वहां प्रथम स्थान प्राप्त करके पूरे भिवानी जिले का नाम रोशन किया। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हमारे स्कूल का जो बच्चा है योगेश, उसने पूरे स्टेट के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल करी साइंस सेमिनार के अंदर। ये कंपटीशन पहले ब्लॉक लेवल पे था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके बाद स्टेट लेवल पे, और ये तीनों ही जगह बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी। और अब ये जो बच्चा कोलकाता जा रहा है 3 नवंबर जो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन है, उसके लिए मैं इसे बेस्ट कोशिश करता हूँ कि आगे जाके हमारे हरियाणा के नाम रोशन करें। थैंक यू। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।